उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर पदार्थ का वर्गीकरण। ये जो मेरा चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण, ये रसायन शास्त्र का दूसरा पार्ट है, यानी सेकेंड चैप्टर है। हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास जो भी पदार्थ होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं भारतीय भवन से। अगर आप एनसीईआरटी से या फिर बीटीसी से पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन इस चैप्टर से हम लोग को पदार्थ का वर्गीकरण से जो हम यहाँ पे नोट से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ये आप लोगों की सभी टॉपिक जो भी होगी वो सब इसमें कवर हो जाएगी। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आप एक बार इस पूरा क्लास को, इस पूरे वीडियो को, यानी पूरे इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लीजिए सही से। फिर आपको किसी भी प्रकार के इस चैप्टर में परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग, इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। अगर आप भारतीय भवन से पढ़े, क्योंकि हम पूरी भारतीय में फॉलो किए हैं, अगर आप बीटीसी से पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है चैप्टर है। तो उसके बाद तो हम लोग शुरू करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ हम लोग जो हमारे आसपास हम लोग समझते हैं ऐसी वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, या तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन अब पदार्थ का परिभाषा अगर हम बोले तो ऐसी वस्तुएं जिससे जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ये था पदार्थ की परिभाषा, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ का। तो वैसे पदार्थ जिसके, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं हम लोग किसका, शुद्ध पदार्थ का। तो वैसे पदार्थ जिसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो, क्या कहलाती है, शुद्ध पदार्थ कहलाती है। अब यहाँ पे शुद्ध का मतलब ये है कि ये हम लोग रसायन की भाषा में बात कर रहे हैं, यानी प्रयोगशाला के अनुसार ये क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हम लोग जो दुकान पे खरीदते हैं कोई भी वस्तु, तो ये बोल के लेते हैं जैसे हमें शुद्ध घी चाहिए, तो वो मिलावटी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रयोगशाला के अनुसार, यानी रासायनिक प्रकृति के अनुसार बात कर रहे हैं। तो क्या कहलाएगी, शुद्ध पदार्थ कहलाएगी। किसके अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, रासायनिक प्रकृति का। आप अगर क्लास देख रहे हैं तो अकेले बैठिएगा, एक कॉपी पेन लेके बैठेगा, और जहाँ पे बोलने की जरूरत होगा वहां पे आप रिपीट करिएगा, तो आप जल्दी सीखेंगे और जल्दी समझ में आएगा। अब कहीं भी मस्ती करके बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे जो ज्यादा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अलग से एक कॉपी बुक ले लीजिए और उसके बाद कलम ले लीजिए और आसान से पढ़िए। जहाँ पे रिपीट करने की जरूरत है वहीं पे रिपीट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग द्रव्य, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पदार्थ ही बोलते हैं। द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी ये एक शुद्ध पदार्थ का रूप है, पदार्थ। ठीक है। तो द्रव्य, अब देखिए पदार्थ जो होगा वो दो तरह से विभाजित किया जा सकता है जो हमारे वातावरण में मौजूद है। यानी द्रव्य, द्रव्य बोलिए या फिर पदार्थ बोलिए, जिसे इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं, तो बात एक ही है। अब दो तरीका से पढ़ना है। पहला तो है मेरा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है मेरा रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। अब भौतिक वर्गीकरण के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में, यानी हमारे परिवेश के पदार्थ के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, तो ठोस पदार्थ के गुण, प्रकृति क्या होती है, द्रव पदार्थ की प्रकृति गुण क्या होती है, गैस पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। तो ये हम लोग क्या किए हैं, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः कितने भागों में है, तीन। कौन कौन से हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था भी बताए थे, क्या बताए थे, प्लाज्मा बताए थे। चौथी अवस्था क्या बताए थे, प्लाज्मा बताए थे। और पांचवी अवस्था भी बताए थे, बीईसी, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बताए थे। चौथी अवस्था हो गया प्लाज्मा, यानी सूर्य का जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, यानी चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था हो गया। और पांचवी अवस्था जो हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। इसमें अगर किसी वस्तु को हम 10 की पावर 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं,
तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को हम लोग प्राप्त कर सकते। तो यह था मेरा पांचवी अवस्था पदार्थ के। तो अगर पूछे तो तीन, ठोस द्रव और गैस। जैसे हो गया ईटा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। द्रव की बात करें जैसे जल हो गया, ब्लड हो गया यानी खून हो गया। और गैस का बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपना गैस, जिसके बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है, यानी ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है उसके बिना। और अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, तो फिर ऑक्सीजन का जरूरत कितना है आप लोग तो समझ ही सकते हैं, यानी गैस की जरूरत कितनी है। तो ये हम लोग समझ चुके थे। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पढ़ने वाले। हम लोग किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं? रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पढ़ने वाले हैं। अब रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ कितने भागों में होते हैं? दो। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं? रासायनिक वर्गीकरण का बात कर रहे हैं। यानी ये रासायनिक का मतलब क्यों है? तो जिससे प्रयोगशाला में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ना है? रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पढ़ना है। क्या? तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया कि वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बने होंगे, यानी एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होंगे, या फिर एक ही तत्व होगा। और मिश्रण, मिश्रण हो गया, मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? बोल लीजिएगा बीच बीच में तो अच्छा रहेगा, जोर जोर से बोलिएगा और अच्छी रहेगा। तो रासायनिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ का। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? तो यहाँ पे तो डिफिनेशन हम लिखा दिए हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, यानी वैसी पदार्थ जिसके सभी की रासायनिक प्रकृति समान हो, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ दो हो सकते हैं, या तो वो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा। क्या हो सकता है शुद्ध पदार्थ? या तो वो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ भी दो हो सकते हैं, या तो वो समांग होगा या फिर विसमांग होगा। अब यहाँ पे तत्व का बात करें तो तत्व जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है ना। हाइड्रोजन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? एक तत्व है। अगर हम बात करें यौगिक का तो जैसे जल, जल जल क्या है? यहाँ पर एक यौगिक है। अब कैसे यौगिक है? तो जल किन से मिलकर बने होते हैं? जल जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने होते हैं, यानी H2O। किससे मिलकर बने हुए हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बने हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण या तो समांग होगा या फिर विसमांग होगा। समांग कहने का मतलब कि इसका सभी कण जो होगा वो एक ही जैसा होगा। जैसे बात करते हैं पानी चीनी का मिश्रण, अब उसको सही तरह से हम मिला दे तो क्या होगा? आप जैसे अब एक बाल्टी आप पानी घोले, अब एक बाल्टी पानी में चीनी डाले और उसको सही से मिक्स कर दिए, तो आप ऊपर से पीजिए या फिर जो पेनी होता है जैसे हम लोग नीचे का बोलते हैं, वो नीचे नीचे वाले भाग से पानी लीजिए या ऊपर वाले भाग से पानी लीजिए, वहां पे क्या मिठास क्या होने वाला है? समान होने वाला है ना। मतलब कि उसका हर एक जगह कण एक जैसा ही होगा, यानी हम इसे आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो गया? जल और जल और चीनी का मिश्रण, विषमांग मिश्रण। यानी वैसे पता है जिसके कण क्या होते हैं? विषमांग होते हैं। जैसे हम बात करें बालू और नमक का मिश्रण अगर कर दे बालू और नमक का, तो उसमें क्या होगा कि वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, लेकिन कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? वो विषमांग मिश्रण हो जाएंगे। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ये तो हो गया मिश्रण, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तत्व।
शुद्ध पदार्थ दो होंगे, तत्व यौगिक। अब वो तत्व भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला धातु यानी मेटल, दूसरा अधातु यानी नॉन मेटल, तीसरा उपधातु यानी मेटलाइट्स। अब धातु हो गया जैसे सोना चांदी हो गया, अधातु हो गया हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है? अधातु है। उपधातु सेलेनियम, जर्मेनियम, इटिसी। यौगिक, अब यौगिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कार्बनिक होगा या फिर अकार्बनिक होगा। कार्बनिक मतलब कि पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे, और अकार्बनिक मतलब कि ये प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाए गए होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अकार्बनिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और कार्बनिक बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में रासायनिक विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ पढ़ना है, मिश्रण पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ना है। मुख्यतः ये सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, पढ़ना है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में इस चैप्टर नहीं पढ़ना, आप 11th में जाइएगा या 12th में जाइएगा, साइंस से लेकर पढ़िएगा तो आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं आगे। आगे जो मेरा है वो, तो ये तो आप समझ चुके हैं। तत्व समझ चुके हैं आप। अब देखिए, आपसे अगर कोई पूछे कि रासायनिक संरचना के अनुसार पदार्थ कितने भागों में बांटे गए, तो दो, शुद्ध या अशुद्ध। अगर हम शुद्ध में जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए, ये रासायनिक संरचना के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। तो ये दोनों क्या है? शुद्ध पदार्थ है ना। तत्व जो क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो पूछते आपको कितने भागों में? दो भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में कौन कौन आ जाता है? तत्व होगा या फिर यौगिक होगा, और अशुद्ध में क्या होगा? मिश्रण होगा। तो आप ये तीन भी बोल सकते हैं, तीन बोलिएगा तो आपको बोलना होगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन आप बोलेगा कि शुद्ध और अशुद्ध तो भी चलेगा। तो अब बात करते हैं कि हम लोग तत्व किसे कहेंगे। यहाँ पे ये क्या है? मेरा तत्व है। अब तत्व, तत्व को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब तत्व की परिभाषा पूछे कि तत्व, कोई पूछ दे या फिर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, तो बोलेगा कि तत्व की परिभाषा दे और कुछ उदाहरण दे। तो आप वहां पे ये बोलिएगा कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देखिए फिर से हम इसको ऐसे समझाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे सोना का ही बात करते हैं, गोल्ड का। सोना का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सोने का, गोल्ड का। तो एक क्या है? एक ये तत्व है। तो अगर हम गोल्ड को काटेंगे यानी विभाजन करेंगे, इसका छोटे 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 कण करेंगे, बहुत छोटे, तब तक छोटे कण करेंगे कि जब तक इसे और भी खंडित न किया जा सके। आप लोग जानते हैं कि पदार्थ का सबसे, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ये मान लो कि छोटा सा बिंदु प्राप्त हुआ सोने का कोई भाग का, तो वो भी जो होगा वो क्या कहलाएगा? सोना ही कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? वो सोना कहलाएगा, यानी सबसे छोटा रूप। तो इससे पता चलता है कि ये एक ही प्रकार के किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणुओं से बने हुए हैं। ये समझ में आ गया? तो आप परिभाषा बोल सकते हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। ये क्लियर हो गया ये परिभाषा? अब आगे बढ़ते हैं। या फिर आप ये परिभाषा ये बोल सकते हैं, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध रूप है। तत्व क्या है? पदार्थ का एक शुद्ध रूप है। अभी हम लोग समझे कि शुद्ध रूप होगा। तो तत्व पदार्थ का एक शुद्ध रूप है जिसे किसी भी भौतिक, भौतिक मतलब हो गया फिजिकली हाथों के द्वारा, या फिर कुछ समान सामान्य विभाजन प्रक्रिया द्वारा, तो भौतिक हो गया। रासायनिक यानी प्रयोगशाला में। तो तत्व पदार्थ का एक शुद्ध रूप है जिसे किसी भी भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में, द्रव्य यहाँ पे लिखा, द्रव्यों का मतलब पदार्थ, तो दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित हम लोग नहीं कर सकते। जैसे अभी हम सोना का बात किए हैं, गोल्ड का, तो गोल्ड को आप कितना भी डिवाइड करिए, GOLD, गोल्ड, स्पेलिंग भी आप लोग सीखे लग रहा है, तो ठीक है। तो गोल्ड, तो GOLD गोल्ड। अब गोल्ड का यहाँ पे अगर हम लोग कितना भी विभाजन करें, भौतिक विधि द्वारा करें या फिर रासायनिक विधि द्वारा करें, तो भी तो वो क्या कहलाएगा? सोना ही कहलाएगा ना। ऐसा थोड़ा है कि उसको हम विभाजन कर दे ये इसको चांदी को, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी समझ गए आप परिभाषा। तो आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि तत्व पदार्थ का एक शुद्ध रूप है
जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इतना क्लियर, यानी तत्व का परिभाषा क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी वस्तु है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, विशेषताएं होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, विशेषताएं होगी। आपकी भी बहुत सारी विशेषताएं होगी, आप में बहुत सारा खराबी भी होगी, अच्छी भी होगी। अगर आप अपने अंदर देखें तो अच्छाई भी देख सकते हैं, तो वो एक प्रकार की क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब तो इसकी कुछ विशेषताएं होगी। जैसे पहला पहला क्या है कि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कण को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका अंतिम कण भी क्या होगा, परमाणु होगा। यानी छोटे कण जो होगा वो भी क्या होगा, परमाणु होगा। अब यहाँ पे समझ गए कि हाइड्रोजन क्या है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, पहला क्लियर। दूसरा, तत्व किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह भी क्लियर, यानी जो परिभाषा का है क्या है, ये विशेषता हम लोग लिख दें। अब जिनके नाभिक में समान प्रोटॉन होते हैं। अब ये जो नाभिक है, ये नाभिक आप लोग को आगे के चैप्टर में पढ़ना है। यानी नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे ये हो गया, इसका केंद्र क्यों ये हो गया ना, तो ये केंद्र में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसके नाभिक में जो होगा ना प्रोटॉनों की संख्या वो समान होंगे। यानी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये बस आप इतना याद रखिए, ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये जो है चैप्टर, आगे मेरा चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ आप इतना भी याद रखिए कि तत्व के नाभिक में क्या होंगे, समान प्रोटॉन होंगे। यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान। क्योंकि परमाणु जो होते हैं मुख्यतः तीन जिनसे मिलकर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं परमाणु। तो ये क्या होंगे कि नाभिक में इसके प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया तत्व। तो तत्व का अभी तक परिभाषा सीख लिए, इसकी विशेषताएं सीख लिए। अब तत्व होते हैं ये भी समझ गए क्या होते हैं। अब तत्व जो है अभी तक हमारे प्रकृति में लगभग 118 है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं लगभग कितने हैं अब तक हमारे पृथ्वी वाले वातावरण में 118 से अधिक तत्व का क्या हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। जिसमें 92 तत्व प्रकृति रूप से उपलब्ध है और शेष मानव निर्मित है। अब प्रकृति का मतलब क्या होगा कि यानी जो पेड़ पौधे से, जीव जंतुओं से, प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति में प्राप्त है। मुख्यतः पेड़ पौधे से होगा, जानवर से होगा, इटीसी। अब तो ये कितनी, इसकी संख्या कितनी है, 92 है अप्रोक्स। लगभग मानिए कि ये 92 ही है। अगर पूछे कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या में प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं तो क्या आंसर दीजिएगा आप, बिल्कुल सही 92 आंसर दीजिएगा आप। और पूछे तो 92 ये हो गया, तो बाद बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, शेष मानव निर्मित। और मानव निर्मित कहने का मतलब ये है कि जिसे किसने बनाया होगा, मानव ने बनाया होगा। जैसे किसने बनाया होगा, मानव ने बनाया होगा। अब समझ गए कि शेष जो होगा क्या होगा, वो मानव निर्मित होगा। यानी जिसे मानव ने प्रयोगशाला में कुछ तत्वों को, अब मानव निर्मित संख्या में कितना हो जाएगा, अब 118 में से कितना घटाना होगा, 92 घटा देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, लगभग 8 10 यानी 18। 18 जो लगभग है क्या है, वो मानव ने संश्लेषित किया है। इसे आप फिर से आप समझिए। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, मानव निर्मित तत्व की, मानव निर्मित तत्व की। जिसे मानव ने परमाणु रिएक्टर या फिर परमाणु के मौलिक कणों को स्थानांतरण करके बनाया है, वह मानव निर्मित कहे जाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। जिसे मानव ने परमाणु रिएक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी जो हाइड्रोजन बम सब हुआ वो सब, परमाणु के मौलिक कणों, परमाणु की किसी का करता है, यानी एक परमाणु यहाँ पे, यानी किसी वस्तु का एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, दोनों का क्या करता है कि स्थानांतरण करके उन नए पदार्थों का निर्माण कर लिया है, तो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित कहे जाएंगे।
जैसे हम बात करते हैं प्लूटोनियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम क्या है? एक मानव निर्मित है। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्लूटोनियम की बात कर रहे हैं। एक मिनट, प्लूटोनियम हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्लूटोनियम की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर प्लूटोनियम जो हम लोग बोल रहे हैं, प्लूटोनियम, तो ये प्लूटोनियम किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। ये कब बनाया गया था? 1940 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1940 ईस्वी में बनाया गया था। तो प्लूटोनियम बहुत सारा हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब इसकी यानी जो शेष मानव मृत तत्व है, इसकी पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो ये 95 से लेके 118 तक होती है। यानी पीरियोडिक टेबल में इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 95 से लेके 118। मानव निर्मित, अगर कोई पूछे कि मानव निर्मित तत्वों की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 95 से लेके 118 के बीच में इनकी परमाणु संख्या होती है। कितनी होती है? 95 से लेके 118 के बीच में होती है। और ये पीरियोडिक टेबल में 7वें ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे हो गया टेक्टेनियम। अब टेक्टेनियम के आविष्कार 1937 में किया गया था। प्लूटोनियम, इसकी आविष्कार किया गया था 1940 में। इसकी परमाणु संख्या होती है 94। उसके बाद है क्यूरियम हो गया, आइंस्टेनियम हो गया, रदरफोर्डियम हो गया। ये सब क्या है कि मानव ने बनाया था। अब प्लूटोनियम जो होता है एटॉमिक, प्लूटोनियम का उपयोग एटॉमिक बम बनाने में किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर यानी भारी भारी सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि मानव निर्मित किसे कहेंगे। अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं तत्व के प्रकार। तो शुरू में यही बताया था कि तत्व जो हो सकते हैं 3 प्रकार के होंगे। या तो वो धातु होंगे, या फिर अधातु होंगे, या फिर उपधातु होंगे। तत्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। बोलिएगा कितने भागों में? पहला कौन सा है? धातु। दूसरा कौन सा है? अधातु। तीसरा कौन सा है? उपधातु। तीनों को साथ में बोलिएगा, धातु, अधातु, उपधातु। फिर से बोलिएगा, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने भाग में बांटा गया है? 3। कोशिश करिएगा याद ही कर लेने का, बार बार रट्टा मारने से अच्छा है कि एक बार क्लियर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो कितने भाग में बांटा गया है? 3। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, ठीक है। तो अब हम बात जो करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? अब तत्व तो हम लोग समझ गए अच्छी तरह से। तत्व समझ गए। कोई भी पूछेगा आपसे तत्व किसे कहते हो, तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं। तो अब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब धातु जो होगा इसकी भी कुछ गुण होगा, इसकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। तो धातु पहले कहेंगे किसे? तो आप धातु सीधे कह सकते हैं कि वैसी वस्तु जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, विद्युत का सुचालक होते हैं, या प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, या प्राय ठोस अवस्था में, तो हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अगर 2 नंबर पूछ दे तो सीधा बोलेगा कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यह धातु जो होता है उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तन्य या आघातवर्ती होते हैं, उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो धातु, अब ऐसे तत्व जो दिए गए तत्व, धातु क्या तत्व है? तो ऐसे तत्व जो दिए गए सभी गुणधर्म, यानी जो गुण होगा, गुणधर्म या कुछ गुणों को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहा जाता है? धातु। या तो ये जितने सारे दिए गए सारे के सारे गुण को प्रदर्शित करेंगे, या इसमें से लगभग मतलब 90% को वो फॉलो करेंगे। अब धातु, धातु में क्या होती है? पहला पॉइंट है कि धातु में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक भी कहते हैं। दूसरा बी, यानी धातु प्राय सोने की तरह पीले या चांदी की तरह सफेद होते हैं। अब सोना चांदी तो हर एक व्यक्ति देखा हुआ है, और इसकी कितनी अहमियत है
ये भी आप लोग समझते हैं। ऐसा बात नहीं है। दहेज में कितना मांगा था? सोना 4 भर 3 भर सभी लोग मांगते हैं। तो ये सोना चांदी तो औरत के लिए तो बहुत आभूषण का कार्य करता है, यानी बहुत सारे तरह आभूषण में उपयोग किया जाता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं वो क्या है। अब अगली बार जब सोना देखेगा तो उसे क्या कहिएगा? धातु कहेंगे। सोना नहीं कहिएगा हाँ ये धातु पहनी है, उसे समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही है। अगर वो पढ़ी लिखी तो ठीक है, नहीं तो हाँ बहुत धातु पहनी हुई है। तो क्या होगा इससे कि अगर उसको धातु के बारे में पता होगा ठीक है, नहीं तो वो समझेगा ही नहीं। आप जिससे बात करें वो समझ जाएगा कि हाँ धातु मतलब सोने का बात कर रहा है या फिर चांदी का बात कर रहा है। तो अगली बार से आप जब किसी औरत को सोने या चांदी पहने देखिएगा तो क्या बोलिएगा? बहुत सारा धातु पहनी, बहुत सारा मेटल गर्दन में टांगी है, यही बोलिएगा ना। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है बी, धातु प्राय सोने की तरह पीले या चांदी की तरह सफेद होते हैं। तीसरा, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे कोई बोर्ड है, समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे कोई वायर का बोर्ड है। अब इसको ये टच करेगा, बोर्ड में उंगली घुसा दिया, यहीं पे कहीं से ट्रांसफार्मर से ये लाइन आया है। अब इसकी जो बोर्ड की वायर है ये किसकी बनी हुई है? मान लो कि ये चांदी की बनी हुई है, ठीक है। तो चांदी की बनी हुई है तो इसको क्या करंट लगेगा ना, यानी इससे धारा प्रवाह होना नहीं, यानी एक ट्रांसफर से ये यहाँ से होके यहाँ जा रही है। तो इसको करंट, इस व्यक्ति को करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक वायर के रूप में, यानी यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर पे क्या होगा? विद्युत यानी आवेशों का स्थानांतरण होगा। यानी यहाँ से यहाँ लेके करंट जा रही है तो क्या हो सकता है? ये सुचालक है, मतलब इससे होकर धारा जा रही है, यानी एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु पर पहुंच रही है, तो सुचालक है। तो धातु क्या होगा? उष्मा या फिर विद्युत क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, यानी इनसे धारा का प्रवाह होता है। ये क्लियर? आगे है चौथा। चौथा है ये तन्य, यानी इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, तथा आघात वर्धी यानी चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। तो धातु जो होता है कौन है? चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, धातु जो होता है या तो ये तन्य होगा, धातु तन्य तथा आघात वर्ध्य होते हैं। तन्य का मतलब, अब जैसे सोना हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए सोना है, सोना, ये क्या है? सोना। तो ये सोना को अब इसको पीट पर मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा ना। नहीं तो इसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं? हम इसको छोटे छोटे कणों में बांट सकते हैं, यानी इसे बहुत लंबा कर सकते हैं। अगर ये सोचो कि अगर सोना कुछ तो मिलावटी होता है तो आभूषण बनता ही है, तो सोना तन्य होती है, मतलब कहने का मतलब ये कि इसे पीट पीट के एकदम पतले यानी लंबा हम इसको खींच सकते हैं। इसी को हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते, कुछ इस प्रकार से सोने को बिल्कुल खींच सकते हैं। तो ये क्या होती है? तन्य होती है, यानी इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है। और तार के रूप में जैसे अब कॉपर हो गया, कॉपर क्या है? धातु है। सिल्वर हो गया चांदी, सिल्वर यानी एजी, एजी ओजी, एजी संकेत है से चांदी का, एजी। तो चांदी तो क्या करते हैं हम लोग? लंबी तार में खींच सकते हैं ना। और अगर कोई पूछे कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है क्या होता है, तो चांदी होती है। अब घरों में अगर हम लोग चांदी का वायर लगाएंगे तो सोचो कितना महंगा पड़ेगा चांदी। तो उसको हम लोग नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग कॉपर तांबा का उपयोग करते हैं, जो कि चांदी की तुलना में काफी सस्ते होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए ये तन्य या फिर आघातवर्ध होते हैं, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनि पूर्ण मतलब कि अगर ये सोना या फिर चांदी है, इसको अगर हम लोग पीटेंगे किसी हथौड़ा से, हथौड़ा से पीटने पर क्या होगा? ये इसको पीटेंगे हथौड़ा से तो पीटने पर क्या होगी? आवाज उत्पन्न करेगी ना, बिल्कुल करेगी। तो ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। ये प्राय क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। ये क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, ये समझ में आया कि किस अवस्था में पाया? तो धातु किस अवस्था में मुख्यतः होते हैं? तो ठोस अवस्था में। अपवाद भी है, पारा, जिसे हम लोग बोलते हैं मरकरी। पारा क्या है? भैंसे चलाने वाला पारा नहीं जी, ये पारा, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
मरकरी बोलते हैं। तो पारा एक प्रकार का क्या है, तत्व है, लेकिन ये किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो एक गुण इसका नहीं मैच कर रहा, मतलब ये गुण तो इसमें शामिल नहीं है, फिर भी ये क्या है, धातु है, क्योंकि और सारा गुण तो इसमें है ना, तो इसलिए क्या हो गया, धातु हो गया। समझ में आ गया। अब थोड़ा हम इमेज को जरा समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, लेड, जैसे टीन बोलते हैं हम लोग, सॉरी लेड पीबी, टीन का हो गया एसएन, कॉपर का हो गया सीयू, ठीक है, लेड का हो गया पीबी, लेड का क्या हो गया पीबी, टीन का क्या हो गया एसएन, ठीक है। तो ये सब क्या है, धातु है। देखिए इसमें कितनी भी चमक दिख रही है, इसे लंबे तार में खींचा गया है, इससे बिजली का प्रवाह हो सकता है। ये क्या है, ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। ये कॉपर, ये क्या है लेड, ये क्या है टीन, ये क्या है निकेल। देखिए कितनी लाइट है इसमें निकेल में, निकेल का होता है एना, ये है स्टील, ये है क्या जिंक। तो स्टील तो ये धातु कैटेगरी में नहीं आया, ये क्या है मिक्स हो जाता है। अब जिंक, जिंक है, तो अगर आप पूछे कि कॉपर क्या है, तो एक धातु है, लेड क्या है धातु है, टीन क्या है धातु है, निकेल क्या है धातु है, जिंक क्या है धातु है, सोना क्या है धातु है, चांदी क्या है धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, ये सब धातु के उदाहरण है। सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है धातु है। क्लियर। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। धातु के गुण अगर देखते हैं, आपको याद होगा तो साथ में बोलेगा, नहीं याद होगा तो आप सही से सुनिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था इसमें, बिना देखे बोलना है आप लोगों को, आंख बंद करके बोल सकते हैं। पहला क्या था इसमें, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये पॉइंट था। धातु में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। बी में क्या था कि धातु प्राय सोने की तरह पीले या फिर चांदी की तरह सफेद होती है। देखिए यहाँ पे है ना, पीले या फिर सफेद, प्राय क्या है, या तो ये पीले है या फिर सफेद है। दूसरा पॉइंट, तीसरा, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ धारा इसमें प्रवाह हो सकती है, यहाँ से यहाँ की धारा क्या हो सकती है, प्रवाह हो सकती है। ये हो गया तीसरा। चौथा यानी डी में था, ये तन्य या फिर आघात वर्धी होती है। तन्य मतलब इसे लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। आघात में यानी चादर के, देखिए कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया गया, या चादर के रूप में है ना, तो इसे टीन को यानी चादर के रूप में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, इसमें आप पीटिएगा तो ये स्पेशल आवाज करता है, यानी कुछ अलग आवाज करता है। ये प्राय किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। सिर्फ एक ही है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सी है, पारा। क्या है, पारा। क्या है, पारा। ये किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो धातु क्लियर, धातु समझ में आ गया। आगे बढ़े, मतलब कौन लेता है, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं पेड़ पौधे, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चीनी, चीनी भी क्या है, एक यौगिक है। चीनी क्या है, एक यौगिक है जी। समझ में आ गया।